हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सत्य स्टडी ग्रुप। आज हम लोग मगध साम्राज्य में ये दूसरा वीडियो देख रहे हैं और इसमें हम लोग पढ़ेंगे शिशुनाग वंश और नंद वंश। इससे पहले हम लोग हर एक वंश को पढ़ चुके हैं। उससे पहले भी एक वंश था जिसका नाम था बृहद्रथ वंश। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं शिशुनाग वंश के बारे में। शिशुनाग वंश हर एक वंश के बाद स्थापित होने वाला एक दूसरा वंश था और इसका जो पीरियड रहा वो 412 से 344 ईसा पूर्व तक रहा। तो ये भी याद रख लें कि 412 से 344 ईसा पूर्व तक शिशुनाग वंश रहा, जबकि शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आएगा, वो 344 से 322 ईसा पूर्व तक रहेगा। तो 344 में शिशुनाग वंश खत्म होगा और उसके बाद स्टार्ट होगा नंद वंश। सबसे पहले शिशुनाग वंश में देखते हैं। शिशुनाग वंश का संस्थापक है शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग है। शिशुनाग के बाद उसका बेटा है कालासुर। और इसमें नंद वंश में इसका संस्थापक महापद्मनंद हुआ और महापद्मनंद के बाद धनानंद आया। और धनानंद के बाद इसकी मृत्यु जब हो जाती है तो चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। तो मगध साम्राज्य में सबसे पहले हम इन तीन वंशों को समझे, हरेक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। उसके बाद स्पेशल हम पढ़ेंगे मौर्य वंश। तो इसको स्टार्ट करते हैं। शिशुनाग वंश, इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था। इसकी सबसे बड़ी सफलता अवंती राज्य को जीतकर उसे मगध साम्राज्य में मिलाना था। अवंती राज्य को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाना था। तो हम सबसे पहले समझ लें कि मगध साम्राज्य है कहां। तो मगध साम्राज्य मैंने बताया, पहले भी वीडियो में मैंने बताया था कि मगध साम्राज्य यहाँ पे, अगर हम इसको समझे कि ये पाटलिपुत्रा वाला क्षेत्र है जहाँ पे गया और गया जहानाबाद ये सब वाला क्षेत्र है, तो अवंती हमारा इधर है, राजस्थान साइड में मध्य प्रदेश वाला इलाका थोड़ा बहुत महाजनपद वाले वीडियो में मैंने बताया था अवंती का है। तो यहाँ पे अवंती है। तो अवंती के साथ में हरेक वंश के काल में भी मैंने बताया था कि बहुत सारा शत्रुता इसके साथ चलती थी, लेकिन बिंबिसार ने अच्छा खासा रिश्ता किया था, लेकिन अजातशत्रु ने उस रिश्ते को बिगाड़ दिया था। तो अवंती पर कब्जा करना, अवंती को हराना शिशुनाग का सबसे बड़ा सफलता रहा है। ठीक है। इसने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली स्थानांतरित की। मगध साम्राज्य का सबसे पहले राजधानी कहां था? ग्रीव्रज, जिसको वसुमती भी कहते हैं। राजगीर ग्रीव्रज था। उसके बाद पाटलिपुत्र हुआ और अब शिशुनाग ने इसकी राजधानी कहां कर दी? वैशाली, जो गंगा नदी के उस पार थी ना, लिच्छवी की राजधानी थी वैशाली। ठीक है। वैशाली इसने अपनी राजधानी स्थानांतरित की थी। कालाशोक, इसका उपनाम काकवर्ण है। कालाशोक का उपनाम क्या है? काकवर्ण। ये मैंने पहले ही बताया। ठीक है। शिशुनाग के बारे में हम 2 पॉइंट जाने। अब कालाशोक को देखते हैं। कालाशोक में पहला पॉइंट देखते हैं, इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्रा में स्थानांतरित कर ली। शिशुनाग वंश में शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहां स्थानांतरित की थी? वैशाली ना, हाँ वैशाली। दोबारा वैशाली से पाटलिपुत्रा मतलब पटना कौन लाया? कालाशोक। पाटलिपुत्रा लाया कालाशोक। उसके बाद अगला पॉइंट देखें। इसके बाद पाटलिपुत्रा को मगध की राजधानी बनाया गया। कालाशोक के शासनकाल में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संधि का आयोजन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट। कालाशोक के बारे में मैंने इससे पहले भी एक वीडियो, जब इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था, मौर्य साम्राज्य का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने बताया था कालाशोक के समय में बौद्ध धर्म का द्वितीय संगति हुआ। और बौद्ध धर्म में भी मैंने पढ़ा है कि कालाशोक के समय में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ है। और ये द्वितीय बौद्ध संगति कहाँ हुआ? वैशाली में हुआ। मैंने बौद्ध संगतियों के बारे में बताया था कि अगर बौद्ध संगति, ये अगर पटना है तो यहाँ पर राजगीर प्रथम बौद्ध संगति, द्वितीय बौद्ध संगति वैशाली में, तृतीय बौद्ध संगति पाटलिपुत्रा में और चौथी बौद्ध संगति कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था। तो ये मैंने बताया था। तो कालाशोक के समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी। ये इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट बनता है। तो दूसरा पॉइंट बनता है ये कि इसमें बौद्ध संगति हुई है, द्वितीय बौद्ध संगति हुई है। पहला पाटलिपुत्रा, द्वितीय क्या? दूसरा पॉइंट क्या? द्वितीय बौद्ध संगति है। राजधानी के समीप घूमते समय किसी व्यक्ति ने छुरा घोंपकर इसकी हत्या कर दी थी। तो कालाशोक का क्या है कि जब ये अपनी राजधानी के समीप में मतलब पाटलिपुत्रा के आसपास में जब घूम रहा था, अपने राज्य की निरीक्षण कर रहा था, उस समय कोई अनजान व्यक्ति आया, उसको पीठ पे छुरा घोंपा और इसकी हत्या कर दी। इस वंश का अंतिम शासक महानंदिन या नंदीवर्धन था। तो इस वंश का अंतिम शासक कौन है? नंदीवर्धन। इंपॉर्टेंट है। मैंने कहा था संस्थापक और अंतिम शासक, ये सब इंपॉर्टेंट है। और उस बीच में अगर कोई इंपॉर्टेंट शासक भी आता है तो वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो नंदीवर्धन इस वंश का अंतिम शासक होता है। शिशुनागों के बाद नंदों का शासन शुरू हुआ और ये मगध के सबसे शक्तिशाली शासक शुरू हुए। तो शिशुनाग वंश के बाद नंद वंश आए और ये मगध के सबसे शक्तिशाली राजाओं में वंशों में से एक आते हैं। नंद वंश के संस्थापक कौन है? महापद्मनंद। और महापद्मनंद के
मैंने बताया थे 8 पुत्र थे, और 8 पुत्र में से एक पुत्र था धनानंद। तो कुल कितने शासक हुए? महापद्मनंद और 8 उसके पुत्र, टोटल 9 शासक हुए। इसीलिए 9 शासकों के कारण नंद वंश को नौ नंद कहा जाता है। नंद वंश को क्या कहा जाता है? नौ नंद। क्यों? क्योंकि महापद्मनंद तो एक शासक था ही, और इसके 8 पुत्र बारी बारी से शासक बने, तो टोटल हो गए 9, इसलिए 9 नंद कहा जाता है नंद वंश को भी। नंद वंश को 9 नंद कहा जाता है। महापद्मनंद 344 से 322 महापद्मनंद 344 से 322 ईसा पूर्व तक शासन किए। महापद्मनंद ने स्वयं को एक आरठ कहा, ये भी मैंने बता दिया था। महापद्मनंद ने अपने आप को क्या कहा? एकराट कहा है। महापद्मनंद ने अपने आप को क्या कहा है? एकराट। मैंने समझाया था। यह संपूर्ण मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक था। मगध साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? महापद्मनंद था, जिसने अपने आप को एकराट उपाधि से सम्मानित किया था। इसने सर्वप्रथम कलिंग विजय की थी तथा वह एक नहर खुदवाई थी, जिसका उल्लेख बाद में कलिंग शासक खारवेल ने हाथी गुफा अभिलेख में किया। तो हाथी गुफा अभिलेख किसके द्वारा बनाया गया? यहाँ से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, हाथी गुफा अभिलेख। ये कलिंग साम्राज्य खारवेल के द्वारा बनाया गया, ठीक है। और उसमें ये उल्लेख किया गया है कि महापद्मनंद ने एक नहर बनवाई थी, कहा? कलिंग में। और कलिंग को पराजित कौन किया था? महापद्मनंद ने, ठीक है। इसी अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद कलिंग से एक जैन प्रतिमा उठाकर लाया था। तो कलिंग एक देश है यहाँ पर, और कलिंग से इन्होंने एक जैन प्रतिमा भी उठाकर लेके आए थे। कौन? महापद्मनंद। और वहां पे एक नहर भी खुदवाया था, जिसका जिक्र कहाँ है? हाथी गुफा में। खारवेल के द्वारा ये हाथी गुफा अभिलेख लिखाया गया। व्याकरणाचार्य पढ़नी इसके मित्र थे। ये भी मैंने बताया कि महापद्मनंद के मित्र कौन थे? पढ़नी थे ना, पढ़नी थे। और ये बहुत बड़े व्याकरणाचार्य थे, ठीक है। यह निसंदेह उत्तर भारत का प्रथम महान ऐतिहासिक सम्राट था। तो महापद्मनंद उत्तर भारत का महान ऐतिहासिक सम्राट था। पुराणों में इसे सर्व छत्रांतक की उपाधि दी गई है। सर्व छत्रांतक के बारे में मैंने बताया था, जो क्षत्रियों का नाश करे, क्षत्रियों का विनाश करे, उसको कहते हैं सर्व छत्रांतक। तो सर्व छत्रांतक किसे कहा गया है? महापद्मनंद को कहा गया है पुराणों में। उसके बाद धनानंद के बारे में जानते हैं कि धनानंद इसके बाद बना एक महान शासक। वैसे इसके 8 पुत्र थे, उनमें से एक था ना, बाकी सब भी शासक बने थे, तो धनानंद उसके बाद आया था। महापद्मनंद के 8 पुत्रों में धनानंद सिकंदर का समकालीन था। ये भी इंपॉर्टेंट है कि धनानंद किसका समकालीन था? सिकंदर का। सिकंदर के बारे में हम पढ़ेंगे इस वीडियो के बाद में। उम्मीद करता हूँ कि सिकंदर के बारे में बताऊंगा कि यूनानी शासक, यूनान के लोग भारत पर आक्रमण क्यों किए, कब किए, कौन था। तो यूनान से ही सिकंदर आया था। ईरानियों के बारे में पढ़ेंगे कि ईरानियों और यूनानियों ने भारत पर हमला किया, उसका क्या प्रभाव है, क्या दुष्प्रभाव था, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सिकंदर एक यूनानी था जो कि भारत पर आक्रमण किया था। तो धनानंद किसके समकालीन था? सिकंदर के समकालीन था, ठीक है। और सिकंदर महान कहलाता है, ठीक है। सिकंदर महान शासक था, तो धनानंद इसी के समकालीन था। ग्रीक यूनानी लेखक में इसे अग्रमीज कहा गया। अग्रमीज, धनानंद को अग्रमीज कहा गया है। यूनानी लेखों में धनानंद को अग्रमीज कहा गया है। धनानंद के समय 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था। इसी के समय में 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था, पश्चिमोत्तर भारत पे। देखो, सिकंदर आया था भारत पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन वो ज्यादा दूर तक भारत में सक्सेस नहीं कर पाया। पढ़ेंगे जब सिकंदर, तो हम बढ़िया से इसको समझेंगे कि सिकंदर क्या किया था। यहाँ पे ये भारत है, तो ये पश्चिमोत्तर भारत हुआ ना, ये वाला इलाका पश्चिमोत्तर भारत हुआ। पूर्व पश्चिम ये उत्तर वाला पार्ट, ये पश्चिमोत्तर पार्ट है। यहीं पे पाकिस्तान वाला इलाका है ना, अभी का पाकिस्तान यहीं पे है, अफगानिस्तान यहीं पे है। तो पश्चिमोत्तर पार्ट तक ही वो रह पाया, क्योंकि सिंधु नदी यहाँ पे बहती है, यहाँ पे ब्यास नदी है, और ब्यास नदी को पार करने से इसकी सैनिकों ने मना कर दिया था। तो सिकंदर यहीं तक शासन मतलब कि अधिकार कर पाया। तो पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था धनानंद के समय में सिकंदर ने, और 325 ईसा पूर्व में। यह नंद वंश का अंतिम सम्राट था। धनानंद नंद वंश का अंतिम सम्राट था। जनता पर अत्यधिक कर लगाने के कारण जनता इससे असंतुष्ट थी। ये जनता पर अत्यधिक कर लगाया करता था। जितना अच्छा इसका पिता था महापद्मनंद, उतना अच्छा शासक ये नहीं बन पाया। महापद्मनंद बहुत बड़ा शासक था ना, बहुत अच्छा शासक था, लेकिन धनानंद अपने जनता से बहुत अधिक कर वसूलता था, इसलिए ये ज्यादा अच्छा शासक नहीं बन पाया। अगर अपन देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य ने इस स्थिति का लाभ उठाकर चाणक्य की मदद से धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना की।
चाणक्य की मदद से कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, इसकी हत्या कर दी। और उसने फायदा क्या देखा कि जनता असंतुष्ट है ना इससे, और जिस देश की जनता अपने राज्य से राजा से असंतुष्ट हो उस देश को हराना बहुत सिंपल होता है। ठीक है, उस देश के राजा को गद्दी से हटाना बहुत ही सिंपल होता है। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था इसी के शासनकाल में, तो सिकंदर को जब पढ़ेंगे तो बढ़िया से इसको भी देखेंगे। ठीक है, नंद शासक जैन मत के पोषक थे। नंद शासक जो थे जैन मत के पोषक थे, और इससे पहले भी मैंने बताया महापद्म नंद जब कलिंग पर आक्रमण किया था तो वहां से भी जैन की मूर्ति लेके आया था ना। धनानंद के जैन अमात्य सकटाल स्थूलभद्र थे। सकटाल और स्थूलभद्र, मैंने कहा था जैन धर्म में दो स्थूलभद्र और भद्रबाहु थे, एक थे दिगंबर के और एक है श्वेतांबर के। तो श्वेतांबर मंत्र वाले कौन है, स्थूलभद्र थे। तो ये जो स्थूलभद्र थे वो जैन अमात्य धनानंद के शासनकाल में रहते थे। ठीक है, धनानंद के जैन अमात्य सकटाल और स्थूलभद्र भी थे। ठीक है, उपवर्ष वरुचि एवं कात्यायन जैन विद्वान नंद काल के में उत्पन्न हुए। तो ये सब बड़े बहुत अच्छे विद्वान थे उस समय के। एक का नाम है उपवर्ष, वररुचि और कात्यायन। कात्यायन का नाम जानते होंगे, और इन्होंने बहुत अच्छी पुस्तक भी लिखी है, पढ़ना भी उसके बारे में। तो ये जैन विद्वान किस काल में थे, धनानंद के काल में थे, जो नंद वंश था। नंद शासक धनी और शक्तिशाली थे। नंद शासक धनी और शक्तिशाली थे। और जब मैं सिकंदर महान के बारे में बताऊंगा तो इसकी सेना सिकंदर की सेना जो थी, देखो सिकंदर के बारे में एक पॉइंट अच्छा कहा गया है इतिहासकारों के द्वारा कि सिकंदर जिस देश पर हमला करता था उसको जीत लेता था। तो सिकंदर के पास इतनी हिम्मत थी कि किसी भी देश को जाए चुनौती दे और उसको जीत ले, लेकिन इसकी सेना ने इसको बस हारने पर मजबूर किया। इसकी सेना यह व्यास नदी लांघने से मना कर दी। इसका दो रीजन है। एक तो पहली बात कि ये सेनाएं लड़ती लड़ती थक चुकी थी, क्योंकि 1 साल हो चुका था ये लड़ाई लड़ते हुए आ रहा था इधर से, मतलब कि जितने भी राजा देश आते जा रहे थे उनको जीतता जा रहा था, आगे बढ़ते जा रहा था, तो इसकी सेनाएं थक चुकी थी। दूसरा, इन सेनाओं को यह मालूम था कि अगर इस नदी को क्रॉस करेंगे तो एक मगध साम्राज्य है और वहां का शासक है धनानंद, और उसके पास बहुत विशाल सेना है। तो ये नहीं चाहते थे कि अपनी सेना, एक जो थकी हारी सेना है और बहुत कम बचे होंगे ना, वो इस साइड आए और मगध साम्राज्य में धनानंद से टक्कर ले। लेकिन सिकंदर बहुत पराक्रमी था, उसका मन था कि जाए और पूरा का पूरा भारत पे भी कब्जा करे, लेकिन इसकी सेना ने इसको मना कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पे ये बात भी कही जाती है कि नंद शासक धनी थे और शक्तिशाली भी थे। कहा जाता है कि इनकी सेना 2 लाख पैदल सैनिक, 20,000 घुड़सवार और 3,000 से लेके 6,000 तक हाथियां शामिल थी। तो सोचो इतनी बड़ी सेना थी, इसी का डर था इनकी सैनिकों को, सिकंदर के सैनिकों के। 322 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से धनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की नींव डाली। मौर्य के शासनकाल में मगध का वैभव अपने शिखर पर पहुंचा था। तो मौर्य के शासनकाल में जो ये मगध है, मगध साम्राज्य, वो बहुत ही चरमोत्कर्ष पे पहुंचना जिसको कहते हैं, बहुत एरिया में कब्जा करना और उसकी जनता बहुत अच्छे से संतुष्ट रहनी। ठीक है, बहुत खुशहाल मगध रहा था कब, मौर्य साम्राज्य के समय में। तो ये धनानंद को हराने के बाद किसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी, चंद्रगुप्त मौर्य ने। और ये भी याद रखना, धनानंद का समकालीन कौन था, सिकंदर था, चंद्रगुप्त मौर्य का समकालीन नहीं। चंद्रगुप्त मौर्य के समय में सिकंदर के दूसरे कुछ आएंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में हम। तो आज के लिए इतना ही, नंद वंश और शिशुनाग वंश। तो आपको मैंने मौर्य मगध साम्राज्य का 3 वंश बताया, हरेक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। आगे हम देखेंगे यूनानी और ईरानियों का हमला भारत पर कैसे हुआ, उसमें सिकंदर को स्पेशल हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम समझेंगे मौर्य वंश। तो आज के लिए इतना ही।